Welcome back, students. In this video we are going to discuss your subject history and your chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler. So beta, your chapter name is Nazism and the rise of Hitler. तो अ, हम इसमें आपके चैप्टर नाजी हिटलर और हिटलर की पार्टी नाजियों के बारे में पढ़ेंगे. सो यू नो वी फर्स्ट वीडियो सम पार्ट्स डिस्कस फर्स्ट वीडियोज. टुडेज second part video, second part explain. Okay, so second part explain. So it second part. So let's start your topic, birth of the Weimar Republic. रिपब्लिक गणराज्य का जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे. वाइमर रिपब्लिक का जन्म के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जर्मनी में. तो हमने पहले बेटा ये देखा कि जर्मनी में किस तरीके से वर्ल्ड वार के बारे में हमने कुछ जाना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में. अब इसमें गणराज्य के बारे में देखते हैं. ये स्टार्ट करते हैं, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक. ओके, सो जर्मनी a powerful empire in the early years of 20th century. हमने वी नो कि 20th सेंचुरी में, यानी 19वीं शताब्दी में जर्मनी क्या था. जर्मनी एक बहुत भी पावरफुल देश था. कहाँ? यूरोप में, बल्कि पूरे विश्व में. ठीक है, इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा. कब से कब तक? 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक में फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब के बीच में लड़ा गया? 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया. अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द. और इसमें कौन कौन सी पार्टी थी? तो देखिए, ऑस्ट्रियन एम्पायर यानी ऑस्ट्रिया एक देश है बेटा यूरोप में. तो ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन साम्राज्य की जो देश थे वो, और जर्मनी एक तरफ थे, और दूसरी तरफ कौन थे? अलाइज पार्टी थी. अलाइज में कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया. सो इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया दूसरी तरफ थे. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में. ऑल ज्वाइन द वार कॉन्स्टिट्यूट. सारी पार्टियों ने, यद्यपि हम इसमें ये देखेंगे बेटा कि इस वर्ल्ड वार में जिन जिन पार्टियों ने इस युद्ध में भाग लिया, उन्होंने आई होप टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री. इन्होंने ये सोचा कि हम जल्दी जीत जाएंगे. बट लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेस. इनको क्या था कि जल्दी ही हम क्या करेंगे. ये किस लिए थे? ये बस इनका मेन मतलब तो ये था कि इनको अधिक से अधिक धन लेना अपने लाभ के लिए थे. लेकिन जल्दी ही इन्हें इस चीज़ का रियलाइज हो गया कि यह युद्ध बहुत ही लंबा खींचेगा. ठीक है, जर्मनी यानी इनके इच्छा, ये इन्होंने सोचा था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जल्दी समाप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी समय लगा. फिर देखिए, जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाई ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. फिर इसके बाद क्या हुआ? जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम, देखिए जर्मनी ने क्या किया, यानी कि जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. हाउएवर द अलाइज strengthened by the US entry in 1917, one defeating Germany and the Central Powers in November 1918. इसका मतलब ये होता है बेटा कि जर्मनी कि फ्रांस और बेल्जियम क्या किए? फ्रांस और बेल्जियम मिलके इनसे लड़ रहे थे. किससे? जर्मनी से. अलाइज पार्टी जीत नहीं पा रही थी, मतलब जो ये युद्ध लंबा खींच रहा था. लेकिन इस युद्ध में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस युद्ध में एंट्री की, यानी वो भी इस युद्ध में भाग लिया. कब? 1917 में. 1917 में भाग लेने के बाद क्या हुआ? इन
देशों ने जर्मनी राज्य को पूरी पराजित किया। कब? 1918 में। ठीक है बेटा, 1918 में पराजित करके तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का वहीं समाप्त हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस हिसाब से कौन कौन शामिल था? इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, ठीक है, बेल्जियम। तो मेन ये सब देश थे। अब आते हैं बेटा द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी। जर्मनी के हारने के बाद क्या हुआ? जर्मनी साम्राज्य के हारने के बाद वहाँ के साम्राज्य का विघटन हो गया और वहाँ के सम्राट ने भी क्या किया? एम्परर गिव एन अपॉर्चुनिटी पार्लियामेंट पार्टी। और पार्लियामेंट पार्टी, वहाँ के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि पार्लियामेंट का क्या किया जाए? जर्मन पॉलिटी में यानी जर्मन साम्राज्य में पार्लियामेंट लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाए। नेशनल असेंबली वाइमर में नेशनल असेंबली को बुलाया गया। नेशनल असेंबली को बुला के लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या किया? फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया। मतलब जब 1918 में 1918 में जर्मनी के पराजय के बाद जर्मनी में नए साम्राज्य का उदय होना शुरू हो गया। वहाँ के साम्राज्य के विघटन के बाद और वहाँ की जो शासन काल, वहाँ के जो शासन थी उसका क्या हुआ? इंड इंड हो गया। उसके बाद यहाँ के लोग और यहाँ की जो कुछ पार्टियां हैं, इन्होंने नेशनल असेंबली वाइमर में नेशनल असेंबली किया, यानी कि नेशनल असेंबली और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, लोकतांत्रिक के हिसाब से वहाँ के लोग जो थे। अब फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या था कि डेपुटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइख स्टॉग। तो इसमें क्या हुआ? इसमें पार्लियामेंट जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के हिसाब से जो स्थापित किया गया है यहाँ पे जर्मनी में, इसका जर्मन पार्लियामेंट, इस जर्मन पार्लियामेंट का क्या नाम था? राइख स्टाग। मतलब जर्मन पार्लियामेंट को हम राइख स्टाग भी कहते हैं बेटा, ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या था? बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो पहले नहीं थे, यानी कि औरतों को भी और एडल्ट लोगों को भी, ठीक है, इसमें भी शामिल किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं रिपब्लिक। इस प्रकार से रिपब्लिक क्या हुआ? जो गणराज्य था यानी गणतांत्रिक गणराज्य वाज नॉट रिसीव वेल बाय पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए इस गणराज्य पे कुछ चीज़ें और रिसीव की गई, यानी वाज नॉट रिसीव वेल, यानी इसे केवल राज्य ही इस तरीके से नहीं मिला जो हारा हुआ राज्य था, अपितु इनको और कुछ चीज़ें मिली। यानी हारे हुए गणराज्य की पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वार का जितना जितना संधि के रूप में इनको जितनी दी गई थी कि आप, कहने का मतलब मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ इसको, कि एक इस लोकतांत्रिक इस गणराज्य में, इस गवर्नमेंट में जो नई गवर्नमेंट आई थी राइख स्टॉग में, इसने क्या किया कि फर्स्ट पूरे इसको एक जर्मनी का क्या हुआ? हारा हुआ राज्य ही नहीं मिला फर्स्ट वर्ल्ड वार में, बल्कि इसको द पीस ट्रीटी एट, फिर देखते हैं, बल्कि इसमें क्या हुआ बेटा? द पीस ट्रीटी में हम क्या देखेंगे कि वर्सैलाइस विद द अलाइज वाज अ ह्रास एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, यानी कि अपमानजनक, वर्साय की जो अपमानजनक, यानी जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में हारने के बाद जर्मनी और मित्र राष्ट्रों में क्या हुआ? मतलब जो मित्र राष्ट्र अलाइज पार्टी जो थी, अलाइज में क्या कि अपमानजनक संधि हुई, यानी कि जो जर्मनी, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड ने जर्मनी के साथ वर्साय की अपमानजनक संधि की। इस संधि में ये हुआ कि जर्मनी ने अपने सारी कॉलोनियाँ खो दी। इसकी 10% आबादी इसको अपने हाथ से खोना पड़ा, मतलब इसको अपने कब्जे से जर्मनी को
13% इसके क्षेत्र भी इसके खोने पड़े। 75% इसकी जो लौह आयरन वाली क्षेत्र थे, आयरन यानी 75% इसकी आयरन की खान जो थी वो भी इसको क्या हुआ, इस वर्साय के संधि में जीते हुए देश को देना पड़ा। फिर उसके बाद 26% इसकी जो कोल की खान थी, कोयले की, वो फ्रांस इसका ले लिया। पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया ने भी ले लिया। यानी फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया ने इसकी इन सब चीज़ों को आपस में बांट लिया। फिर देखिए अलाइड पावर जो था वो क्या हुआ, जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर, यानी इससे जर्मनी की पावर पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई। वार, इस युद्ध के बाद इस युद्ध की गिल्टी भी जर्मनी को ही थोपा गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जर्मनी की वजह से युद्ध हुआ और इस सारा अपमानित किया गया किसको, जर्मनी को। फिर देखिए अब जो नई गवर्नमेंट आई थी वही ये सब करेगी, उसी को ये सब भरना पड़ेगा। जर्मनी वाज फोर्स टू पे, जर्मनी को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि वो पे करे जो खर्चा हुआ है उसको। सिक्स सिक्स उसमें क्या हुआ, 6 अरब पाउंड, इसको बेटा पौंड कहते हैं, इसको इसको पौंड कहते हैं, ठीक है। ये पौंड एक मुद्रा होती है। तो 6 अरब पाउंड विलियन, 6 विलियन पाउंड जो थी, मतलब 6 अरब पाउंड, ये क्या हुआ, ये इनको जो भरना पड़ा पैसा। फिर देखिए अलाइड आर्मी जो थी, यानी अलाइड आर्मी आल्सो ऑक्यूपाइड टू रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑन द 1920 में अलाइड आर्मी की पूरी सेना राइनलैंड पे कब्जा कर चुकी थी। राइनलैंड क्या था, राइनलैंड पूरी तरीके से उसका जर्मनी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था खनिज का, ठीक है। फिर देखिए बहुत सारे जर्मन को क्या किया गया, न्यू आइम और जर्मनी को ही न्यू वाइमर, बहुत सारे जर्मन जो थे, जर्मनी में रहने वाले लोग न्यू वाइमर रिपब्लिक को ही इसका जिम्मेदार मानते थे। किसका, कि वार नॉट ओनली द डिफीट इन द वार बट द डिस्क्रीट वर्साइल्स, मतलब कि वर्साय के अपमानजनक संधि के साथ साथ वाइमर रिपब्लिक को भी जर्मन के मैक्सिमम लोग इस चीज़ का ठहराते थे गलत। क्यों, क्योंकि उसी ने अपमानजनक संधि के पे हस्ताक्षर किए थे, कहने का मतलब कि ना माने। तो वाइमर रिपब्लिक का विरोध चालू था जर्मनी में भी। देखिए फिर क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ द वार, इस वार का प्रभाव क्या हुआ बेटा, इस वार का प्रभाव ये हुआ, बहुत इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ा जर्मनी पे, साइकोलॉजिकली और फिनेंशियली, मतलब चाहे मानसिक तौर पे अगर देखें या वित्त तौर पे देखें, पैसे के तौर पे देखें, दोनों तौर पे जर्मनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर तो बेटा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर देखें फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स, मतलब इसमें क्या हुआ, जर्मनी ने काफ़ी कर्ज लिया था, काफ़ी पैसे लिया था इसमें उसने। फिर अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से, इनफैक्ट वाइमर रिपब्लिक जो था वाज बिंग मेड टू पे फॉर द साइंस ऑफ द वर्ल्ड एम्पायर। जो जर्मन का वाइमर रिपब्लिक था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो वर्साय अपमानजनक संधि हुई थी, वर्साय ट्रीटी पे इसी रिपब्लिक, वाइमर रिपब्लिक को कहा गया कि आप ही को सारा पैसा पे करना है, ठीक है। फिर देखिए द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन, रिपब्लिक के सब बर्डन इनको उठाना बहुत आसानी था। वार गिल्टी का भी इन पे बर्डन लाया गया, नेशनल ह्यूमिलेशन का भी बर्डन इन पे लाया गया, और फिनांशियली भी, यानी हर तरीके से इन पे फोर्स किया गया, किस पे, जर्मनी की वाइबर रिपब्लिक पे। फिर देखते हैं उसके बाद क्या है बेटा कि दोज दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, जिन्होंने वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया था उनमें कौन कौन से थे, उनमें सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स भी थे और डेमोक्रेट्स भी थे। ये सब किस में शामिल थे, वाइमर रिपब्लिक में शामिल थे। बिकेम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स, ये पूरी तरीके से किसके टारगेट्स बन चुके थे, नेशनलिस्ट, यानी जो क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी थे, यानी जर्मनी के, उनके बन चुके थे। फिर देखिए दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, दे वर, जो कहने का मतलब था कि वाइमर रिपब्लिक के ज़्यादातर सपोर्ट में कौन कौन से थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक्स थे। बिकम इजी हो गया था टारगेट करना, अटैक करना कंजर्वेटिव
नेशनल सर्कल्स का इन पे। फिर देखिए देवर जो इनको अटैक करते थे, मतलब जो इनको मानते थे कि गलत मानते थे, इनको कैथोलिक डेमोक्रेट सोशलिस्ट को यानी वाइमर रिपब्लिक को, उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स यानी नवंबर के अपराधी। दिस माइंडसेट या माइंडसेट क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930। इसका बहुत ही ज़्यादा 1913 में हम देखेंगे इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा इस क्रांतिकारी रेवोल्यूशन का, ठीक है, जिसको वाइमर रिपब्लिक कहते हैं। तो बेटा इसको भी ध्यान दीजिएगा, वाइमर क्रिमिनल किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते द इफेक्ट ऑफ द वार में ही हम इसमें देखेंगे सोल्जर्स कुछ ऐसे थे। अब इसमें क्या हुआ कि आपने देखा कि यूरोपियन सोसाइटी पॉलिटी में काफ़ी चेंज आए, बहुत गहरा। सोल्जर्स जो थे जिन्होंने इसमें सोल्जर्स केम टू, सोल्जर्स को काफ़ी पावर दिए गए सिविलियंस के मुकाबले। पॉलिटिशियंस और पब्लिशियंस क्या जान वो उनका ये मानना हो गया कि एग्रेसिव होना चाहिए किसको, यानी पुरुषों को अग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, ये वहाँ के पॉलिटिशियंस का मानना हो गया। फिर उसके बाद मीडिया, मीडिया क्या हुआ, मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। मीडिया ने सोल्जर्स को बहुत अच्छी लाइफ दिखाया, मतलब मीडिया में सोल्जर्स को बहुत अच्छा बताया गया, बहुत अच्छी लाइफ जीते हुए बताया गया, जबकि सच्चाई तो ये थी कि सोल्जर्स का जीवन बहुत ही खतरनाक तरीके से बीत रहा था। इनका जीवन ट्रेंस ट्रैप्ड विथ रैट्स फीडिंग ऑन कॉफ्स, मतलब इनका जीवन इस प्रकार से था, ये जिसमें रहते थे बेटा, उसमें देखना, उसमें एक क्या कहते हैं खंदकों, एक इनको यानी जो इनके सैनिक थे, जो जीते हुए सैनिक थे, ये खंदक में रहने लगे। खंदक क्या होता था? खंदक मतलब एक रहने का स्थान, इनको गुप्त एक जैसे नीचे ज़मीन के अंदर एक ऐसा स्थान जिसमें ये रहते थे सुरक्षित तरीके से। तो सबने कहा कि अच्छे से रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो थी कि अच्छे से नहीं रहते थे। इनको उस स्थान पर रखा गया जिसमें ट्रैप्ड विथ रैट्स फीडिंग ऑन कप्स, जो मरे हुए लोग थे उनको लाशें जिनके चूहे खाते थे, उन चूहों के बीच में इन सैनिकों को रखा गया। तो इन सैनिकों का जीवन बहुत खराब था। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद बेटा दे फेस्ट, उन्होंने काफ़ी पॉइजनस गैस यानी जहरनुमा गैस और इनिशिलिंग्स, और क्या किया, काफ़ी इन्होंने काफ़ी इन्होंने बहुत ही दुर्भाग्य जीवन उसमें जिया, ठीक है। फिर आते हैं इसमें बेटा पब्लिक स्पेयर्स वाइल पॉपुलर सपोर्ट्स, इनको आप जानते हैं कि अग्रेसिव वार प्रोपोगंडा जो था नेशनल का, उसका क्या था कि इंटर स्टेट पब्लिक स्फेयर वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप, धीरे धीरे ये कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप होता गया। दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग, डेमोक्रेसी वाज इंडीड ए यंग एंड फ्रेजिल आइडिया। डेमोक्रेसी धीरे धीरे क्या होता गया कि बहुत ही नव निर्माण जैसे कहते हैं उस रूप में आ गया। कुड नॉट सर्वाइव एंड इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वार यूरोप, ठीक है। तो डेमोक्रेसी वाज इंडेड एट ए यंग एंड फ्रेजिल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द ऑफ इंटीरियर यूरोप, जो कि पूरी तरीके से यूरोप में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। यानी डेमोक्रेसी लोकतंत्र, क्यों, हमने बताया कि एक तो इनका विरोध भी चालू था, उसके बाद नेशनलिस्ट भी आ गए थे क्रांतिकारी वाले, फिर उसके बाद इन पे काफ़ी वर्साय और फर्स्ट वर्ल्ड वार का काफ़ी इस पर इम्पैक्ट भी पड़ा था। फिर उसके बाद देखते हैं बेटा आप पॉलिटिकल पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस में देखेंगे तो इस, ठीक है, द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक में, यानी वाइमर रिपब्लिक का पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, यानी कि रेडिकलिज्म मतलब होता है आमूल परिवर्तनवाद, यानी बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ पॉलिटिकल में, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई, जैसे आर्थिक रूप से काफ़ी संकट भी आया, ठीक है बेटा। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।